स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। अमित शाह का ये कहना बिल्कुल सही है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में वो कदम ब कदम कामयाब भी होते रहे। पहले ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम में हराया, फिर उन्होंने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हराया और दूसरे दिलीप घोष जो काम नहीं कर पाए थे पिछले पिछले विधानसभा चुनाव में, उस काम को उनके नेतृत्व में अंजाम दिया गया और वो निश्चित रूप से एक जुझारू किस्म की हस्ती के मालिक हैं, ये उन्होंने साबित किया है। लेकिन इसके कुछ उनके उनके राजनीतिक जीवन के कुछ और भी पहलू हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया में जगह-जगह खबरें फैल रही हैं, लेकिन उनको गंभीरतापूर्वक उनके ऊपर गौर करना होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति से ताल्लुक रखते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को जो भ्रष्टाचार के मामले में चिन्हित हैं, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने ही जिनको चिन्हित किया था, किसी और ने नहीं। जैसे सबसे बड़ा नाम तो उसमें हेमंता विश्व शर्मा का है, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा चार्जशीट दाखिल की थी और वो चार्जशीट बाद में भाजपा ने अपने वेबसाइट पर भी डाली। लेकिन जब हेमंता भाजपा में आई तो उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन बहुत से लोगों ने उस चार्जशीट को, एक पत्रकार थे बंगाल के बड़े मशहूर, नाम भूल रहा हूं, कल्याण करके नाम था उनका, उन्होंने उस चार्जशीट को कहीं से कॉपी कर रखा था। तो जब उन्होंने उस चार्जशीट को दिखाना शुरू किया तो फिर भाजपा वालों ने उनको सताना शुरू किया। हम लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, वो पत्रकार है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी को देखिए। शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के साथ थे तो नारदा घोटाले में रिश्वत लेते हुए, नकदी लेते हुए उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो कैमरे पे पकड़े गए और उस पूरे क्लिप को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। बाद में उन्होंने उसको भी हटा दिया वहां से, लेकिन वो क्लिप तो सोशल मीडिया पे एक बात होती है, वो तो कुछ रह ही जाती है। वो तो स्मृतियों का, यादों का खजाना भी है ना सोशल मीडिया। वो एक इतिहास भी है, उस इतिहास को उसमें से निकाला जा सकता है, एक्सकेवेट किया जा सकता है, हमेशा इतिहास का उत्खनन किया जा सकता है सोशल मीडिया से। तो आज उनका वही क्लिप सोशल मीडिया पे घूम रहा है जिसमें वो रिश्वत ले रहे हैं। न केवल यह है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उस रिश्वतखोरी के कांड को, जिस तरीके से भाषण दिया था उस पर, नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुनाया जा रहा है। पूरी एक्टिंग करते हुए नरेंद्र मोदी किस तरीके से बता रहे हैं कि इस तरह जेब में रखा है, रखा, पूरा सब वो भी हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि कोई इस इतिहास को खोज लाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस अतीत से शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं है। न वो हेमंत विश्व शर्मा के अतीत से शर्मिंदा होने के लिए तैयार है, न वो शुभेंदु अधिकारी के अतीत से शर्मिंदा होने के लिए तैयार है, न ही वो जो उनके अध्यक्ष थे, जो आदिवासी समाज से आते थे, जब वो तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते हुए पाए गए, उनके अतीत से भी भाजपा कभी शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं हुई। तो ये जो एक राजनीतिक निर्लज्जता है, वो तो अभूतपूर्व है और उसका भाजपा को नुकसान भी नहीं होता है, वो तो फायदा ही फायदा होता है। जितना भ्रष्ट लोगों को अपने में अपने लेके अपना फायदा उठाएगी, विस्तार करेगी, संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देगी। मैं जो अजित पवार, इनका देहांत हो गया दुर्घटना में, उनकी बात तो हजारों बार लोग कर चुके हैं, लेकिन ऐसे नए कितने अजित पवार, कितने शुभेंदु अधिकारी, कितने हेमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े मुकामों पर बैठे हुए हैं। सतीश जी देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्टेज पर आज दंडवत करना और शुभेंदु अधिकारी का भगवा चोले में आना, तो जितना ये जो दृश्य पिक्चर की राजनीति है, उसमें अतीत को जो है मिटा देने की एक, कह सकते हैं कि एक प्रयास। भाई 6 साल में इतने शुभेंदु अधिकारी बदल गए कि वो आज भगवा ही चोला में आ गए, आप ये समझ लीजिए। और यही ठीक कहा आपने कि 6 साल पहले तक, 16 तक तो जरूर खुद प्रधानमंत्री जी शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में हफ्ता जैसी बात करते थे। तो आज के जमाने में यही लगता है कि जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों में है
जब तक आप विपक्ष में हैं, आप आ गए भाजपा में या हाथ मिला लिया, तो आपका पूरा का पूरा जो है एकदम इंस्टेंट साफ हो जाते हैं आप। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि आपने दिलीप घोष का भी नाम लिया। तो दिलीप घोष एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक, आरएसएस से ताल्लुक रखते हुए वही मेन आदमी थे। लेकिन अब भाजपा अपने हिसाब से राजनीति करती है। देखिए ना, ये महज सहयोग है या नहीं है, या नहीं ही है कहेंगे, कि 3 मुख्यमंत्री तो टर्नकोट ही बन गए। मतलब विश्वास शर्मा भी बनिए जाएंगे, हैं ही अभी भी, और शुभेंदु अधिकारी भी बन गए, और इसके ये देखिए सम्राट चौधरी, तीनों का ताल्लुक कांग्रेस से एक समय में रहा है। तीनों दल बदलू हैं। मैं दल बदलू तो है ही, तीनों का कांग्रेस से भी संबंध रहा। हाँ। मैं ये इस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी, कुछ भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी रख दिया जाए, तो आप इसको उतना बड़ा जो है कोई ये मत समझिए, क्योंकि बाहर से इंपोर्टेड नेताओं की भीड़ तो बीजेपी में बढ़ती जा रही है, इसमें दो राय नहीं। और ये पार्टी चाल, चरित्र, चेहरा या अपने विचारधारा के लिए जानी जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं, विश्वास शर्मा की ये बोल देखिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी के हाल के बोल देखिए, वो और कुछ कहती है कि वो एकदम बताना चाहते हैं कि ना जी, एकदम वो तो एकदम लंगोट से भगवाधारी हैं, और जो नया लोग आता है तो उसको थोड़ा और जताने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए नया करना। मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है उस शैली में। हाँ। और आपने एक चीज देखा होगा आज स्टेज पर, मैंने तो देखा कि जो 2 ही लोग से शुभेंदु अधिकारी की आत्मीयता दिखी कम से कम स्टेज पर। एक तो मोदी जी हैं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो है। लेकिन इसके अलावा योगी जी के पास जाके वो रुक गए। तो 2 भगवाधारी एक ही साथ, शायद ये इंस्पिरेशन उनको योगी जी से मिल रहा होगा। तो ये बात है। अब आप अगर ऐसे कहेंगे तो ये को अवसरवादिता तो भारतीय जनता पार्टी का है ही, लेकिन उनका उद्देश्य तो कुछ दूसरा है ना? हिंदू राष्ट्र बनाने का है। फिर कहते नहीं है, हो ही जाता है, अब जीत भी रहे उसी ढंग से। और जो बंगाल में नारे लग रहे हैं, और जो उनके विधायक तक बोल रहे हैं कि भाई ये जिहाद के खिलाफ जीत है, ये ग्रेटर बांग्लादेश बनने से रुक गया, ममता बानो, हिंदू विजय, 1205 के बाद, 100 साल के बाद ये यज्ञ पूरा। तो वो चीज दिखता है। और दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का जो बॉडी लैंग्वेज था आज स्टेज पर भी एकदम साफ बता रहा था कि आपको संकेत देता है कि क्या है माजरा। आपको याद होगा 2024 के चुनाव के बाद कितना छिछालेदर हुआ था, परोक्ष रूप से ही, कि भाई शुभेंदु अधिकारी को एक प्रकार से आउटसाइडर मान के भाजपा के जो पुराने लोग थे वो ये कह रहे थे कि हारे हैं इसी वजह से, जिसमें दिलीप घोष का भी बयान शामिल। तो ये दिलीप घोष का भी परोक्ष बयान शामिल है। तो चलिए, भाजपा ने एक चतुराई तो की है कि शुभेंदु को चढ़ा के बंगाल जीत के साथ में उन्होंने दिलीप घोष को तो डाल दिया है मंत्रिमंडल। तो ये है। अब देखिए क्या कहा जाए, राजनीति का तो चरित्र यही हो गया है, तो उसमें कोई अब मोरल ग्राउंड पर अपना विजय पताका तो फहराने की स्थिति में नहीं। सब अवसरवादिता है, इन केन प्रकारेण साम दंड भेद से सत्ता पर कब्जा। जी, एक इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल भी है जो मैंने रखा भी था, मैं याद दिला रहा हूं आपको केवल उसकी, कि भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे नेताओं को, जिनको वो स्वयं भ्रष्टाचारी कहती रही है, और छोटे मोटे तरीके से नहीं, जोर शोर से कहती रही है, प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीटें दाखिल की जाती रही हैं, उसमें महाराष्ट्र के नेतागण भी हैं उनमें, और उनको जब वो अपने साथ भाजपा जोड़ लेती है तो हम सब लोग उसकी बड़ी आलोचना करते हैं,
और सब जगह आलोचना करते हैं और भाजपा के नेता उस आलोचना पर प्रवक्ता थोड़े सिटपिटा भी जाते हैं, ये भी बात सही है। यहां तक कि सर्वे हुआ, सर्वे में भी जब सवाल पूछा गया 2024 से पहले जो सर्वे हुआ था, उसमें जब सवाल पूछा गया कि भाई जो भाजपा में भ्रष्ट नेता आते हैं तो भाजपा को वॉशिंग मशीन कहा जाता है, तो इस पर लोगों ने, आम लोगों ने भी, सर्वे में जवाब देने वालों ने भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात नहीं है, ये भी कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा को राजनीति के धरातल पर इसका कोई खास बड़ा नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं तो समझता हूं बिल्कुल नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। खास बड़ा तो छोड़ ही दीजिए, खास बड़ा तो बड़ा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार का मुद्दा दरअसल कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर दरअसल भारतीय राजनीति में कोई मुद्दा है नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षियों के लिए आप कह सकते हैं। अगर विपक्ष का नेता, और मान लीजिए वो विपक्ष में ही रहता है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन ही आरोप क्यों न हो, लेकिन तो सतीश, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूं, हमारा राजनीतिक इतिहास बताता है कि सत्ताधारी पार्टियों को भी भ्रष्टाचार में लांछित करके चुनाव हराया गया है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। मैं हम वही जानते बोल हैं रहा कि था। राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, इधर भाजपा की सरकार जो कर्नाटक की सरकार थी, वो सरकार, उस पर सीधे सीधे 40% सरकार का आरोप ही लगाया गया था। तो भ्रष्टाचार कभी कभी एक चुनावी मुद्दे के तौर पर चलता भी है, और लेकिन ज्यादातर नहीं चलता। हाँ जी, आप बोलिए। देखिए, चलाने के ऊपर है कि आप किस प्रकार से चलाते हैं, कितना राशन पानी लेके चढ़ते हैं, कितना प्रचार प्रसार प्रतिबिंबित और एकदम उस तरह से आप उसको बढ़ाते हैं, इस पर निर्भर करता है। आज भाजपा के साथ प्रचार और प्रसार की पूरी शक्ति, पूरा संसाधन भाजपा के साथ। तो आप देखेंगे भाजपा अगर किसी के खिलाफ इस प्रकार के मुहिम चलाती है तो ज्यादा काम करता है। अब कर्नाटक जरूर एक अपवाद है, हम मान सकते हैं, लेकिन भाजपा की जो की संगठन शक्ति है, जो प्रचार शक्ति है, दुष्प्रचार शक्ति है, सब शक्तियों से ये मुद्दा बनता है। अब तो आप ऐसे देखेंगे तो दुनिया में, हिंदुस्तान में लालू और तेजस्वी से बड़ा कोई चोरे नहीं है, है ना? लेकिन सच्चाई जो भी हो, सजायाफ्ता भी है लालू, वो ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी पर कोई आरोप, उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। आप बस यही है मुद्दा। तो उसी प्रकार से शुभेंदु अधिकारी पर अगर हम आते हैं, चाहे विश्वास शर्मा पे आते हैं, जब से वो लोग भाजपा में आए हैं, वो बातें, जो आरोप जो पहले लगाते, खुद प्रधानमंत्री भी लगाते थे, वो सब बंद हो गया, वो डब्बे में चला गया। तो अब आपने पूछा है कि इसका प्रभाव क्यों नहीं होता? प्रभाव न होने के कई कारण हैं। एक तो बड़ा कारण यही है कि जो संसाधन है, जो शक्तियां हैं, वो भारतीय जनता के पार्टी के पास केंद्रित है। तो जैसे चाहते हैं हर चीज को मोड़ देते हैं, चला देते हैं, ये है। अब कोई शुभेंदु अधिकारी के को नारद शारदा वाली बातों को थोड़ी ना उठाएगा। उठाने की मतलब किसी ने उठाया भी नहीं उस ढंग से, और आप चुनाव प्रचार में देखें तो, या चुनाव प्रचार में प्रचार के तहत वो कहीं वो उस तरह से छाया भी नहीं। एक आप बार भी नहीं उठा, एक बार भी नहीं उठा। बताइए, तो आप वही सुनिए ना। ममता बनर्जी तो थोड़ा डर भी सकती थी, क्योंकि आखिरकार उन्हीं की पार्टी में थे जब उनपे ये पकड़े गए थे। लेकिन दूसरी जो पार्टियां थी उन्होंने भी नहीं उठाया, कांग्रेस ने भी नहीं उठाया, सीपीएम ने भी नहीं उठाया। यही बात है, मैंने कहा ना कि जो एसिमेट्रिकल चुनाव है, स्थितियां हैं, वो है मेन बात। अरे भाई, शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, उसमें मसल पावर के नायक थे, ये आरोप था उनके ऊपर। ये सब भी बातें नहीं आती है तो भ्रष्टाचार तो अब 6 साल 7 साल पहले छूट गया, अब तो उन्होंने भगवा चोला पहन लिया। तो वो है। जो मेन बात एक और भी है, इसको हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदू वेव, हिंदू सेंटिमेंट है ना, भगवा जो एक धारा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को सोख लेती, या उसके अंदर वो जाके डाइजेस्ट हो जाता है, या वो उसको निगल जाता है। ये एक मेन बात ये भी है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। तमाम
आरोपों के बावजूद जो चुनाव में गड़बड़ी आदि आदि के आरोप लग रहे हैं अभी तक, जो एक्सेप्ट भी नहीं किया अभी तक, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जिसके पास साधन संसाधन पूरा तंत्र अमला रहेगा, उन चीजों को ज्यादा प्रचारित कर लेगा, ज्यादा प्रचारित कर लेगा। तुष्टीकरण की बात, ये सारी चीजें हैं जो अब देखिए ना, बंगाल में तो सब बोल रहे हैं कि भाई ये जिहाद के खिलाफ जीत है। आप सोचिए, तो वो पोलराइजेशन वाला जो छतरी है या वो गोंद है, या उसमें सारी चीजें समाहित करके फिर वो अलग 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 परिवर्तन परिवर्तन करके उन्होंने बंगाल जीत लिया। लेकिन अब कौन पूछेगा, एक बार जब भाजपा चुनाव जीत जाती है तो आधा दर्जन मुद्दे स्वाहा हो जाते हैं। और विपक्षियों की बात क्या है कि विपक्षी जो हैं, हम विपक्षी एकता, विपक्षी पार्टियां ही बोलते हैं, विपक्षी की बात नहीं करते। विपक्ष की संयुक्त विपक्ष तो पता नहीं कहां चला गया है। तो फिर वो एक दो चीजों पर केंद्रित रहती हैं और बाकी सब धुल जाता है। दो चुनाव हार गए, सारा मामला साफ सुथरा, सब खत्म हो गया। तो वो है, और फिर कोई हिंदू ये जो पोलराइजेशन का तड़का लगा दिया गया और उस तरह से बवंडर खड़ा कर दिया गया, तो हो गया। ये कारण है उनके जीतने का। इतना संसाधन, इतना ये अमले के सामने अब तो लगता है लोग हथियार डाल रहे हैं चुनाव लड़ने। मुझे तो ये भी लग रहा है लड़ रहे हैं नाम मात्र औपचारिकता में भी। हम तो आपके चैनल पे कह रहे थे कि भाई ये बीजेपी चुनाव हार जाए, जीत जाएगी तो मेरे लिए न्यूज नहीं होगा। ममता जीत जाएगी तो न्यूज हो सकता है। मैंने ये भी आपसे कहा कि ये चुनाव तो किसी सूरत में भाजपा नहीं हारेगी। कैसे हार जाएगी? तो हर कुछ है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, पार्टी में तोड़ फोड़ भी है, पूरा प्रचार है, संसाधन है, पूरा हिंदुत्व का तड़का है, और तुष्टीकरण के आरोप है। सब मसाला फिक्स करके आप वहां हार गए। और ममता तो हमको, मेरे मेरे असेसमेंट में, कभी भी बॉडी लैंग्वेज से चुनाव लड़ती नजर नहीं आई। जो खेला होवे वाला 2021 का माहौल उन्होंने खड़ा किया। अब तो ये रही। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी के पास 80 सीटें हैं, हालांकि उनकी पहली विधायकों की मीटिंग में 10 विधायक उसमें नहीं गए। ये भी एक हकीकत है, 10 विधायकों ने उस मीटिंग में भागीदारी नहीं की। क्यों नहीं की, अभी तक स्पष्ट होकर नहीं आया है। कोई भी कारण हो सकता है, उसका कुछ जरूरी नहीं कि बात गलती, मतलब कोई संदेह वाला कारण हो। दूसरी कोई भी समस्या हो सकती है, मानवीय समस्याएं भी हो सकती हैं, इसकी वजह से लोग मीटिंग में नहीं भाग रहे। लेकिन ये एक तथ्य है कि 80 में से 10 लोग उनकी मीटिंग में नहीं गए। दूसरे तथ्य यह है कि बड़े पैमाने पर जो चुनाव उपरांत हिंसा वहां हो रही है बंगाल में, उस हिंसा का एक तो दिल की हसरत निकालने वाला मकसद भी होता है कि हमें पीटते थे, अब हमें पीट रहे हैं, एक तो ये होता है मकसद। लेकिन उसका एक दूरगामी राजनीतिक मकसद भी होता है कि आप इतना आतंक पैदा कर दें कि बहुत से लोग जो ममता के आतंक के कारण ममता की पार्टी में गए थे, वो अब उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं और भाजपा का साइज जो है संगठन का बढ़ जाए, ममता बनर्जी की साइज से बढ़ जाए। उनकी पार्टी की बड़ी बड़ी पार्टी है बंगाल में, अब वो बढ़ जाए शायद, वो भी उसके पीछे मकसद है। इससे ये लगता है कि भाजपा बहुत तेजी के साथ ममता बनर्जी के संगठन को श्रिंक करेगी, मतलब दबाव डालकर उसको छोटा करेगी संगठन को, और अपने संगठन को बड़ा बनाएगी। ममता बनर्जी के सामने मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी का ध्यान में रख के उन्होंने कहा है कि हम चुनाव हारे नहीं है, ताकि कुछ ना कुछ उनकी उनकी चुनौती कुछ बनी रहे, लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगता रहे कि भाई चुनौती पूरी तरीके से टूटी नहीं है बल्कि बनी हुई है। क्योंकि 2021 का चुनाव हारने पे बीजेपी की चुनौती लगभग खंड खंड हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी बीजेपी की। जी देखिए अभय जी, ये सबको पता है कि बंगाल उनके एजेंडे पे था बहुत, और हो सकता है गुजरात से ज्यादा बड़ा एजेंडा हो बंगाल में, उसको गुजरात बनाना। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा, या एक प्रकार से देखा जाए तो आरएसएस, भाई बंगाल से ही निकल के आई ना, शुरुआती तो ही था। अब उनके दिल दर्द, हिंदू राष्ट्रवाद का विचार बंगाल में पैदा हुआ, ये कह तो सकते फिर वो कैसे नहीं उनके एजेंडे पे होगा, है ना। हालांकि वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पे ये सब शपथ वगैरह हुआ है आज, लेकिन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर तो नैरो नेशनलिज्म के खिलाफ थे। बिल्कुल, उन्होंने खुल के जापान में जाकर राष्ट्रवाद के खिलाफ भाषण दिया था, जापानी दुखी हो गए थे उनके भाषण से। हाँ। जापानियों ने उन्हें निमंत्रित किया, उनके मुंह पे ही उन्होंने राष्ट्रवाद की निंदा की और जापानी लोग परेशान हो गए, ये क्या कह रहे हैं।
तो भाई देखिए, आप बंगाल में जो आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। तो वो तो अब किसी प्रकार से इतना ज़्यादा प्रयास करेंगे मजबूत करने का, अपने आप को प्रसार करने का, कि उनको इससे भी गुरेज नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी अभी थोड़ा दिन इंतजार कर सकती है। 6 साल पहले जो आया आदमी भगवा पहन के, उसी को मुख्यमंत्री बना दो। हुँ, तो किसी प्रकार से, और शुभेंदु अधिकारी घर के भेदिया थे ममता के। हुँ, ममता के भी उतने लाडले थे एक समय, चेले ही हैं, हुँ। है कि नहीं? इतना सारे मंत्रालय उनके पास। तो जब वो तो आ गए हैं तो उनका इस्तेमाल होगा कि लाओ पूरा तृणमूल को इसी में मिला दो, और ममता के लिए पार्टी बचाना, हुँ। जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल है, संसदीय दल बहुत बड़ा है, 29-29 हाँ, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो बचा पाना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। अब मैं नामुमकिन। नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं बचा पाए। तो ये एक आपने ठीक कहा, वो कारण हो सकता है कि एक डिफाइंड पोस्चर बना के रख रही हो। हुँ, और अब तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को खोजती है कि जिसमें दाग पहले से लगे हो, पहले हुँ, उसको ले आओ, उसको थोड़ा बड़ा कर दो, और उसके बाद उस हिसाब से उल्टा इसका इस्तेमाल भी होगा। तो इस शुभेंदु अधिकारी की एक खास भूमिका होगी टीएमसी को, टीएमसी का कुछ एकदम वजूद कहीं को हिलाने का प्रयास होगा। और ममता के बाद अगर ममता हिल गई है पूरी तरह से, तब तो ऐसे भी मुश्किल होगा। एक बात ये है। दूसरा कि जब राष्ट्रवाद का, सनातन का विजय हुँ। वगैरह, जिहाद के खिलाफ घुसपैठिया आदि आदि, तो मैं तो कहता हूं कि अब गुजरात से ज्यादा उनके एजेंडा पर जो है बंगाल चला जाएगा। हुँ। नंबर 1 पे बंगाल जाना है, एकदम पक्की बात है ना? ऐसे भी सीटें भी अब तक 42 हैं, अब तो और बढ़ने वाले भी हो। अरे बंगाल बड़ी चीज़ है, वैसे भी गुजरात से बड़ी चीज़ है बंगाल, हर तरह हाँ से। जी, जी। तो ये आप देखिए ना भाई, आप जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नेशनलिज्म थी, लेकिन रखा गया, तो भाजपा इसमें भी उस्ताद है बहुत से, कि भाई जो आइकॉनिक पुरुष वगैरह हैं, जो सब मैस्कॉट वगैरह रहे हैं, उनको किस प्रकार से बिना कोई क्रिटिसिज्म के अपना लेती, और आप कुछ नहीं बोल पाते, आप कुछ नहीं कर पाते। तो जितने जो हिस्टोरिक फिगर हैं, अ, उनका राय दूसरा ही रहा हो, या आपसे अलग रहा हो, लेकिन वो इस तरह का उनके पास शक्ति आ गया है कि वो बिना कोई सवाल के उसको अपना लेते हैं, है ना? कोई उस पर कोई उँगली भी नहीं उठाता, आप ये समझिए। तो बहुत इरादा उँगली साफ है। उठाई जाती है लेकिन बौद्धिक क्षेत्रों में उठाई जाती है और कांग्रेस को जिस तरीके से उसका मुकाबला करना चाहिए या भाजपा विरोधी अन्य दलों को इस तरह मुकाबला करना चाहिए, वो मुकाबला नहीं दिखता वहाँ पर। बस पूरे देश में नहीं दिख रहा है। हुँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्स हैंडल पर डालने से कुछ नहीं हो सकता। हुँ, ये सब औपचारिकता मात्र रह गई। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको पहले भी मैंने कहा कि राजनीति ही औपचारिकता है जो विपक्ष की धुरी की है, या फिर चुनाव लड़ना ही औपचारिकता रह गई। जो संघर्ष और ये सब सारी चीजें थी, वो सब मुझे लगता है कि इतना बुलडोज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब वो लग ही नहीं रहा है कि कोई खड़ा है। एकदम बिल्कुल। इसको बोलने में क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल कहना चाहिए बात को। तो ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ देखिए कि राहुल गांधी ने कल हरियाणा में एक सभा का संबोधन किया। चूँकि आपने विपक्ष का प्रश्न उठाया इसलिए इस सवाल को उसके साथ जोड़ रहा हूँ। और उसमें उन्होंने कहा कि अब केवल कांग्रेस बाकी पार्टियों में दम नहीं रही, केवल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है या उन्हें हरा सकती है। ये राहुल गांधी ने दावा किया। ये दावा उनके पिछले दावों से भिन्न है। पहले वो कहते थे कि विपक्ष की अन्य पार्टियों के साथ मिलकर हम हराएँगे। संसद में भी उन्होंने कहा और 2024 के चुनाव कैंपेन में भी कहा, उससे पहले भी इंडिया गठबंधन की राजनीति के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन कल की मीटिंग में उन्होंने ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस ही लड़के हरा सकती है। तो ये एक विपक्ष की राजनीति में एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब एक तरह का एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है विपक्ष की राजनीति में। पहले तो राहुल गांधी ये स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, या एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि जब कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है, तो शायद वहां भी ना हो, जैसा कि बंगाल में नहीं हुआ, जैसा कि हमने देखा कि डीएमके को छोड़कर इन्होंने टीवीके को अपनाया है।
तो ये एक मुझे वहां भी विरोधाभास दिखती कि क्या लाइन है, ये तो स्पष्ट करें, क्या लाइन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही लड़ सकती, बात सही भी है और वो लड़ भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि वो अकेले दम पर अपना जो कुछ भी हो सकता है वो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो इनफ है? वो इनफ है क्या? ऐसा लगता है कि 2 महीना 1 महीना सुर्खियां बटोरी और उसके बाद जो है सो जाते हैं। तो अगर आपको एक असाधारण परिस्थिति में एक असाधारण बड़े पार्टी से आपका मुकाबला करना है, चाहे विचारधारा में या जिस चीज में, तो आपको असाधारण कदम उठाने पड़ेंगे। ये तो बात आपको समझना है। या तो आप विपक्षियों के साथ चलेंगे या सीधा ऐलान कर दें कि ये लायक नहीं है, बिल्कुल हम इसको लीड करेंगे, हम ही चलेंगे और चलेंगे, ये नहीं कि खाली बोल देगा। आप इस चीज को हमें, तो मैं आपके शो पे पहले भी कहता रहा हूं या कहीं और भी कहा हूं, मेरा ये विचार है कि जो विपक्ष की धुरी में विपक्षी पार्टियों का जो अपना अंतर विरोध या सेल्फ इंटरेस्ट ईगो क्लैश जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दरी है वो कालीन में बदल देती। ममता बनर्जी का भी तो सुन लीजिए, तो जान ही रहे हैं आप हम क्या बोले। भाई ममता बनर्जी क्या है, वो तो एनडीए में 2 बार रही, मंत्री रही, है कि नहीं? तो अपने राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वाजपेयी जी का वो बहुत बड़ी बहुत फेमस तस्वीर है जिसमें उन्होंने ममता जी के माँ के पैर वहां कालीघाट में जो उनके घर में जाके दिए गोड़ लागे थे। तो बात यह है कि ममता विपक्ष में रह करके एक जो है, उन्होंने एनडीए से हाथ मिलाया, भाजपा के लिए रास्ता तैयार किया। जो अब रास्ता आप तैयार करेंगे और जो आपसी फूट-फाट दिखती है कांग्रेस में, जो इंडिया गठबंधन की वो रचयिता में थी और सबसे पहले उठी के भाग गई पहले। तो ये जो विरोध अंतर विरोध है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो साहसिक रूप से राहुल गांधी को भी मतलब स्थिर रह के, कंसिस्टेंट रह के कुछ करना पड़ेगा। उनके पार्टी के संगठन में भी दम नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा, है ना? अरे आप लड़ते, बंगाल में गए ही थे लड़ने के लिए, तो कस के ना सारे सीटों पे लड़ते। ऐसे क्या है, एक बयान दे दिया कि ममता के गुंडे बोले, उन्होंने टीएमसी के गुंडा बोला और अब आप रास्ता बदल रहे हैं, जो सुना की बातचीत हुई। तो ये जो विरोधाभास है वो विपक्ष को में जो है ईगो क्लैश है और अपने इंटरेस्ट हैं, उसके वजह से भी एक बड़ी परेशानी है। इसलिए राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को बहुत एक डिसाइसिव निर्णायक स्टेप तो छोड़िए, एक्शन करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोगों ने जो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने, उनका जो राजनीतिक अतीत था, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए थे, खुद वो नकदी लेते हुए कैमरे में पकड़े गए थे। इन तमाम चीज़ों का और भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण, रवैया, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मानस को मीडिया के ज़रिए कैप्चर कर लिया है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और घटनाक्रम तो तेजी से बढ़ ही रहा है और जल्दी हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी मुद्दे पर।